चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इंटीरियर ऑफ द अर्थ और हम पहले से ही फेमिलियर हैं वर्ल्ड मैप से। हम ये देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो टोटल 29% है सरफेस ऑफ द अर्थ का, और बाकी जो रिमाइंडर है वो ओशियनिक वाटर्स है। इसका मतलब कि कॉन्टिनेंट कंप्राइजेस 29% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ एंड द रिमाइंडर इज अंडर ओशियनिक वाटर्स। कॉन्टिनेंट्स का जो पोजीशन है और जो ओशियंस का पोजीशन है ये पास्ट में सेम नहीं रहा है। मतलब जहाँ पे आज कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस हैं वो हमेशा चेंजिंग होता रहा है, और आगे भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा। वो कभी भी प्रेजेंट पोजीशन हमेशा एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि उनके जो पोजीशंस हैं वो पहले कहाँ थे और क्यों और कैसे वे अपने पोजीशन को बदल लेते हैं या उनके पोजीशन बदलते हैं, और साइंटिस्ट जो हैं कैसे उनको पता चल जाता है या कैसे उनको पता चला कि वे अपने पोजीशंस बदल रहे हैं, और साइंटिस्ट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, पता लगा लेते हैं उनके अर्लियर पोजीशंस को। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और इन सब का जवाब या इनमें से कुछ का जवाब और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर में। अब आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसमें आप ऑब्जर्व करिएगा वर्ल्ड मैप पे कि जो कोस्ट लाइन का जो शेप है ऑफ अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है उसका शेप को आप ऑब्जर्व करिए, तो आपको सरप्राइज होगा कि ओशियन के अदर साइड, दोनों साइड आप देखिएगा कि जो कोस्ट लाइन है उसका सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट्स ने इस सिमेट्री के बारे में काफ़ी साइंटिस्ट ने सोचा था और उन्होंने इस चीज़ की संभावना जाहिर की थी कि पहले दो अमेरिकाज जो है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका बहुत पहले एक होंगे और वे एक साथ जुड़े हुए होंगे। इसकी संभावना साइंटिस्ट ने जाहिर की थी। तो अभी तक जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस कि अब्राहम ऑर्टेलियस एक डच मैप मेकर हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था इस पॉसिबिलिटी के बारे में कि बहुत पहले अब दो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका एक थे, सब ये तीनों जुड़े हुए थे। तो ये पहला प्रपोज किसने किया था? अब्राहम ऑर्टेलियस ने, और उन्होंने 1596 में ही ये पॉसिबिलिटी जाहिर कर दी थी और उसको प्रपोज भी कर दिया था। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिंट ने एक मैप ड्रॉ किया और उसमें उन्होंने दिखाया इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को एक साथ। फिर आते हैं अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्गुमेंट सामने रखा और उसी का नाम है, जो हमारे इस टॉपिक का नाम है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये आर्गुमेंट उन्होंने 1912 में रख दिया था। ये है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर के हिसाब से अभी जितने कॉन्टिनेंट्स, ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास की तरह एग्जिस्ट करते थे, और इस सिंगल कॉन्टिनेंटल मास को घेरा हुआ था एक मेगा ओशियन। मतलब एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था और एक मेगा ओशियन एग्जिस्ट करता था। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसका नाम दिया गया पैंजिया। इसका मतलब होता है ऑल अर्थ, पूरी पृथ्वी। और जो मेगा ओशियन है उसका नाम दिया गया पैंथेलेसा। इसका मतलब होता है ऑल वाटर। एक तरफ पैंजिया, ऑल अर्थ, एंड पैंथेलेसा, ऑल वाटर। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स पहले, सुपर कॉन्टिनेंट, पैंजिया,
टूटना शुरू हो गया, बिगेन टू स्प्लिट। पहले ये टूटा दो लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस में, एक था लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया था नॉर्दर्न पार्ट और गोंडवाना लैंड था साउदर्न पार्ट। और धीरे धीरे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड आपस में भी वे टूटना उनका जारी रहा इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स, जिसे हम आज देखते हैं, दैट एग्जिस्ट टुडे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी वैरायटी ऑफ एविडेंस प्रस्तुत किए, बहुत सारे एविडेंस दिए इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो अब उसमें से कुछ कुछ हम अब पढ़ेंगे। तो पहला जो एविडेंस था इन सपोर्ट वो था द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिग्सॉ फिट। बच्चे गेम खेलते हैं, वो एक फिगर होता है, वो कई हिस्सों में टूटा हुआ होता है और अकॉर्डिंग टू देयर बाउंड्री आउटलाइन उसके कन्फिग्रेशन के हिसाब से लोग बच्चे से जोड़ते हैं और लास्ट में एक कंप्लीट फिगर बनता है। इसी तरह का एविडेंस दिया था इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रेस्पेक्ट में। जो शोर लाइन्स है अफ्रीका और साउथ अमेरिका का, एक दूसरे के तरफ जो फेसिंग किया हुआ है, वो वाला शोर लाइन वो परफेक्टली फिट होता है एक दूसरे से, रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच प्रोवाइड करता है। और एक मैप प्रोड्यूस किया गया था यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ अटलांटिक मार्जिन। अटलांटिक मार्जिन का बेस्ट फिट पता करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से एक मैप प्रोड्यूस किया गया, इसके द्वारा बाय बुलर्ड इन 1964। और ये भी बहुत परफेक्टली मैच किया और इस मैच को ट्रैक किया गया 1000 फैथम लाइंस पर, सिवाय प्रेजेंट शोर लाइन के। तो प्रेजेंट शोर लाइन पर तो था ही, उसके अलावा 1000 और फैथम लाइंस पे इसका मैच को ट्रैक किया गया। अब फैथम लाइंस क्या होता है ये देख लेते हैं। फैथम लाइन एक नॉटिकल चार्ट होता है जिसमें ज्वाइन किया हुआ था ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम डेप्थ ऑफ वाटर एंड देयरबाय इंडिकेटिंग द कॉन्टोर ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर का कॉन्टोर इंडिकेट करता है और वो लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जो जिसका सेम डेप्थ है पानी में जिसका सेम डेप्थ है, उनको जोड़कर वो फैथम लाइंस बनाया जाता है। अब नॉटिकल चार्ट तो जानते ही होंगे, ये बहुत ही फंडामेंटल टूल्स होता है जो मैरिनर के पास अवेलेबल रहता है और उसमें सारे शोर लाइन और सी फ्लोर के कन्फिग्रेशन को उसमें बताया हुआ रहता है। तो उसी नॉटिकल चार्ट में फैथम लाइन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स रिसेंट पास्ट में डेवलप हुआ और उसने काफ़ी फैसिलिटेट किया कोरिलेट करने में अबाउट द रॉक इंफॉर्मेशन जो कि हमें मिला डिफरेंट कंटिनेंट्स से अक्रॉस द वास्ट ओशियन। तो ये जो बेल्ट है एंशियंट रॉक्स का, जो कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो का है फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट, वो मैच कर गया फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट। ब्राज़ील साउथ अमेरिका, अब ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ एंशियंट रॉक्स का जो बेल्ट है जो 2000 मिलियन ईयर्स पुराना है, वो मैच कर गया हमारे वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट से मिले हुए रॉक से। तो जो अर्लीस्ट मेराइन डिपॉजिट्स हैं अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, वे जुरासिक एज से संबंध रखता है। ये क्या सजेस्ट करता है, ये हमें ये सजेस्ट करता है कि जो सबसे पुराने रॉक डिपॉजिट्स हैं जब वो जुरासिक एज के हैं, इसका मतलब है कि जो ओशियन हमारा है वो उस समय से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ओशियन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, प्रायर टू जुरासिक एज। अब इसके बाद है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? टिलाइट है सेडिमेंट्री रॉक composed of compacted glacial till। ऐसा सेडिमेंट्री रॉक जो बना हुआ है ड्यू टू कॉम्पैक्टेड ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल क्या होता है? ग्लेशियल टिल है
इज डिराइव्ड फ्रॉम द इरोजन एंड एंट्रेनमेंट ऑफ मटेरियल बाय मूविंग आइस ऑफ ए ग्लेशियर। ग्लेशियर का जो आइस है वो जब मूव करता है तो उसके कारण इरोजन होता है। इरोजन के कारण जो सेडिमेंट्स बनता है उसको ग्लेशियल टिल कहते हैं। और टिलाइट हो गया वो सेडिमेंट्री रॉक जो कंपोज्ड है ग्लेशियल टिल से। ठीक है, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स जो इंडिया से बिलोंग करता है, ये इसका जो काउंटर पार्ट है मैं वो 6 डिफरेंट लैंड मासेस से हमें मैच करता है ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर के 6 डिफरेंट लैंड मास से मैच करता है गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया। और इसके जो बेस पर जो है, इसके सिस्टम के बेस में थिक टिलाइट पाया जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इनका बहुत एक्सटेंसिव और बहुत समय तक प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन हुआ है। ग्लेशिएशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस और स्टेट ऑफ बीइंग कवर्ड बाय ग्लेशियर्स और आइसिड्स। मतलब है कि काफ़ी समय यदि कोई चीज़ हमारा या ग्लेशियर्स या आइसिड से कवर्ड रहा है तो उसको कहते हैं ग्लेशिएशन। तो थिक टिलाइट का प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन हमें मिला है। और जो काउंटर पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं? इसके काउंटर पार्ट्स हैं अफ्रीका, फैल्कलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स का जो रिजेम्बलेंस है, मतलब जो 6 डिफरेंट मासेस में उनका काउंटर पार्ट मिला है जो एक तरह के हैं, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? ये जो लैंड मासेस हैं इनका जो हिस्ट्री है वो सेम रहा है। दे हैव रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज। और जो ग्लेशियल टिलाइट हमें अनएम्बिगस एविडेंस, मतलब स्पष्ट सबूत या एविडेंस हमें देता है पेलियो क्लाइमेट का और ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स का। पेलियो क्लाइमेट क्या होता है? पेलियो क्लाइमेट हुआ ए क्लाइमेट प्रिवलेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द जियोलॉजिकल पास्ट। जियोलॉजिकल पास्ट में कोई क्लाइमेट हमारा उस समय का क्लाइमेट रहा हो, उसकी बात कहेंगे तो उसको हम कहेंगे पेलियो क्लाइमेट। इसके बाद है प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर का मतलब क्या होता है? प्लेसर का मतलब होता है ए डिपॉजिट ऑफ सैंड और ग्रेवल इन द बेड ऑफ ए रिवर और लेक। रिवर बेड या रिवर लेक का जो बेड है वहाँ पे हमें मिलता है डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, और जिसमें हमें मिलता है वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, इस तरह। तो इसी को कहते हैं प्लेसर। ठीक है, रिवर और लेक बेड पे पाया जाने वाला सैंड और ग्रेवल का डिपॉजिट कंटेनिंग वैल्यूएबल मिनरल्स। तो हमें घाना कोस्ट पे देखने को मिलता है रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड का घाना कोस्ट पे, लेकिन वहां पर जो है सोर्स रॉक अवेलेबल नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक। तो दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट। ठीक है, ये आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है। तो एक्चुअली क्या है, जो गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं वो है हमारे ब्राजील। और ये ऑब्वियस है कि गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना जो है वो ड्राइव किया गया है, वो ड्राइव्ड है फ्रॉम ब्राजील प्लेटू। जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ले बाय साइड, एक साथ दोनों यूनाइटेड थे, तब जो है थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो आइडेंटिकल स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि रहते थे लैंड और फ्रेश वाटर में, वो हमें मिले दोनों साइड ऑफ द मैरीन बैरियर्स, जो अलग अलग अभी हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन और देखा गया कि लेमूर्स जो
पाए जाते हैं इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में, यह साबित करता है कि ये सब पहले एक ही लैंड थे, एक कंटिगुअस लैंड मास था, लेमुरिया, जो ये तीनों लैंड मास लिंक करके लेमुरिया लैंड मास एग्जिस्ट करता था। ये लेमुर्स ये तीनों जगह पाए जाते हैं, अभी भले ये लो अलग अलग। मेसोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल होता है जो शैलो ब्रैकिस वाटर में रहता है। उसके स्केलेटन्स हमें मिले सिर्फ 2 लोकेलिटीज से। पहला है साउदर्न केप प्रोविंस साउथ अफ्रीका और दूसरा है एरेवर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राजील। आज ये दोनों लोकेलिटी 4800 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से अलग है, और इनके बीच में एक ओशन भी है। जरूर पहले ये दोनों एक साथ थे और उस एरिया में, कंबाइंड एरिया में, हमें ये स्मॉल रेप्टाइल जो है मेसोसॉरस ये रहते होंगे। बाद में अलग हो गए तो इनका जो स्केलेटन्स है वो भी अलग हो गया होगा, और आज हमें मिल रहा है वो दोनों लोकेशन से, बल्कि दोनों में काफ़ी दूरी है। अब देखते हैं फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेजनर ने सजेस्ट किया कि ये जो मूवमेंट हो रहा है फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये हो रहा है ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक है पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग जो फोर्स होता है ये रिलेटेड है हमारे रोटेशन ऑफ अर्थ से। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर, परफेक्ट स्फेयर नहीं है अर्थ। क्यों? क्योंकि इसके इक्वेटर पे एक बल्ज शेप है। ये बल्ज शेप इसलिए आता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, उठा हुआ है, बाहर है ना। पोल्स फ्लैट एंड इक्वेटर तो वहाँ पे बल्जिंग है, दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकेंड फोर्स जो वैगनर ने सजेस्ट किया वो था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन, जो कि डेवलप करता है टाइड्स इन द ओशियनिक वाटर्स। वैगनर का ये मानना था कि यदि ये फोर्स ऐसे तो बहुत कम मात्रा में कम प्रभावशाली है, लेकिन यदि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसको अप्लाई किया जाए तो इट कैन बिकम इफेक्टिव, और जिसके कारण ये ड्रिफ्टिंग फोर्स या ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट्स हो रहा है इन्हीं 2 फोर्स के कारण। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स जो है ना वो कंसीडर करते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये टोटली इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं जो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर सके। अब देखते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो एविडेंस दिए गए उसमें से ज़्यादातर एविडेंस कलेक्ट किए गए फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरियाज इन द फॉर्म ऑफ कि किस तरह से फ्लोरा एंड फोना या डिपोजिट्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक लाइट। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के पीरियड के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुए, न्यू इंफॉर्मेशंस ऐड हुए टू द जियोलॉजिकल लिटरेचर, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए फ्रॉम द ओशियन फ्लोर मैपिंग उन्होंने हमें नए डायमेंशंस प्रोवाइड किए फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब देखते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शन। आर्थर होल्म्स 1930 में उन्होंने डिस्कस किया था कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स जो ऑपरेट हो रहा है इन द मेंटल पोर्शन ऑफ द अर्थ। करेंट्स किसके द्वारा जनरेट हुई? इट इज जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है मेंटल पोर्शन में, और उसके कारण हीट जनरेट हो रहा है, और हीट जनरेशन के कारण थर्मल डिफरेंसेस अकर हो रहा है इन द मेंटल पोर्शन। थर्मल डिफरेंस के कारण कन्वेक्शन करेंट्स जनरेट हो रहे हैं। हॉर्म्स ने आर्ग्यू किया था कि एक सिस्टम ऑफ सच करेंट्स एग्जिस्ट करता है इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। तो वो क्या करना चाहते थे? वे प्रोवाइड करना चाहते थे एक्सप्लेनेशन कि ये जो फोर्स वाली बात थी, है ना, फोर्स वाली बात के लिए वो एक अटेम्प्ट कर रहे थे टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इश्यू ऑफ फोर्स, जिसके आधार पर उस समय के साइंटिस्ट्स, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट्स ने छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। अब देखते हैं मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो डिटेल्ड रिसर्च किया गया
ऑफ द ओशियन कन्फिग्रेशन, जिससे ये पता चला कि जो ओशियन फ्लोर है ये एक बहुत बहुत वास्ट प्लेन नहीं है, बस कि इसके अंदर बहुत सारे रिलीफ्स हैं, है ना। जैसे प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ। तो एक्सपेक्टेशंस किए गए और मैपिंग की गई ओशियन फ्लोर की आफ्टर द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, और एक डिटेल्ड पिक्चर बनाया गया ओशियन रिलीफ का। वो ये इंडिकेट किया कि देयर एग्जिस्ट्स सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द ओशियन, और बहुत सारे गहरे ट्रेंचेस भी हैं, खाई डीप ट्रेंचेस भी मौजूद हैं इन द ओशियन बेड। पहले ऐसे लगता था कि अंदर प्लेन होगा, लेकिन अंदर का स्थिति वैसा है नहीं। ठीक है, तो ये जो माउंटेन रेंजेस और डीप रेंजेस ये ज़्यादातर ये लोकेटेड थे क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट मार्जिन के क्लोजर ये माउंटेन रेंजेस और डीप ट्रेंचेस पाए जाते हैं। मिड ओशियनिक रीजेस मिले, जिसमें से जो ज़्यादातर एक्टिव थे, जहाँ पे एक्टिव था इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, मतलब उस मिड ओशियनिक रीजेस में एक्टिव वोल्केनिक इरप्शंस हमें मिले। रॉक्स की डेटिंग की गई, और जिससे ये पता चला कि जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, वो हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया से काफ़ी यंग है, मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। और जो हमारा क्रेस्ट है ऑफ ओशियनिक रीजेस, उसके दोनों साइड जो रॉक्स हैं दैट इज इक्विडिस्टेंट लोकेशंस पे हैं फ्रॉम द क्रेस्ट, उनमें बहुत ही रिमार्केबल सिमिलरिटीज पाई गई, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि किससे वो बने हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उनके एज के हिसाब से सिमिलरिटीज हमें मिली। अब देखते हैं ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस सेक्शन में हम कुछ चीज़ें नोट करेंगे रिलेटेड टू ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, जो हमें मदद करेगा अंडरस्टैंड करने में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो ओशियन फ्लोर को हम 3 मेजर डिविजन्स में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन डेप्थ एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ रिलीफ। ये डिविजन्स हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दूसरा हो गया डीप सी बेसिन्स, एंड तीसरा हो गया मिड ओशियन रीजेस। अब फिगर 4.1 में देखिए ओशियन फ्लोर का एक डायग्राम दिया हुआ है। अब देखते हैं पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होता है ये फॉर्म करता है ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। तो इसके बीच में जब ट्रांजिशन होता है कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन्स के बीच में, तो उस के बीच का ट्रांजिशन को फॉर्म करता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, वो वाला एरिया हुआ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो इसमें इंक्लूडेड है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसमें आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, ऊपर के पिक्चर को थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। जहां तक हमारा जो इंटरेस्ट है वो रहेगा डीप ओशियनिक ट्रेंचेस वाले एरिया में, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ स्टडी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इससे हमारा स्टडी जो है कंसर्न है, इसलिए डीप ओशियनिक ट्रेंचेस हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब देखते हैं एबाइसल प्लेन्स। तो ये जो है एक्सटेंसिव प्लेन इसको कहते हैं, जो लाई करता है हमारा बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रीजेस, इसके बीच में एक एक्सटेंसिव प्लेन है, उसको कहते हैं एबाइसल प्लेन्स। तो एबाइसल प्लेन्स ये वो एरिया है जहां पर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स जो है वो मार्जिन से दूर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, मूव कर जाते हैं बियॉन्ड द मार्जिन्स एंड देयर दे गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो एबाइसल प्लेन्स हो गया। अब मिड ओशियनिक रीजेस, तो मिड ओशियनिक रीजेस देखते हैं। तो हमारे समंदर के अंदर जो है ना, देयर इज ए चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो यही हमारे फॉर्म करते हैं मिड ओशियनिक रीजेस। तो ये जो है हमारा मिड ओशियनिक रीजेस कहलाता है लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जबकि ये हालांकि सबमर्ज्ड है हमारे ओशियनिक वाटर्स में।
डूबा हुआ है, ठीक है। लेकिन लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो है ना, वो सरफेस ऑफ द अर्थ इन्हीं को कहा जाता है, मिड ओशियनिक रीजेस। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है एट द क्रेस्ट, चोटी पर, जो माउंटेन्स का हिल का जो टॉप पोर्शन होता है, जो क्रेस्ट कहते हैं। सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, एक फ्रैक्शनेटेड प्लेटू एंड फ्लैंक जोन, इसके लेंथ के अलोंग आपको ये मिलेगा। सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, फ्रैक्शनेटेड प्लेटू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। तो जो रिफ्ट सिस्टम है एट द क्रेस्ट, पहाड़ जो इसमें माउंटेन्स उसकी चोटी पर, ये वो जोन है जहाँ पे इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था इस टाइप के वोल्केनोस के बारे में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज मिड ओशियनिक वोल्केनोस। तो ये कहाँ पे अकर होते हैं? ये अकर होते हैं एट द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। तो फिगर 4.2 में एक मैप दिया गया है जो शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी एंड वोल्केनोस। इसको देख लेते हैं एक बार, नजर डालते हैं। ये देखिए, वो मैप है। डीप अर्थक्वेक जोन, शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, हॉट स्पॉट्स, ये सब इंडिकेट किया गया है इसमें। देखिए, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। यहाँ हमारा इंडिया है एकदम ईस्टर्न साइड में, देखिए। चलिए, अब क्या बताया है देख लेते हैं। तो इसको स्टडी करते हैं। इसमें एक्टिविटी और वोल्केनोस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। तो हम नोटिस करेंगे एक लाइन ऑफ डॉट्स हमें देखने को मिला, द सेंट्रल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है टू द कोस्ट लाइन, ठीक है। पैरेलल है कोस्ट लाइन का सेंट्रल पार्ट, ये देखिए। अब है कि ये फर्दर एक्सटेंड करता है इनटू इंडियन ओशन, उधर की तरफ बढ़ता है, और आगे चल के ये बाइफरकेट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। लिटिल एक चला जाता है लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, और एक चला जाता है मूविंग वन ब्रांच मूविंग इनटू द ईस्ट अफ्रीका, ये हुआ। और दूसरा चला जाता है, दूसरा हमारा जाके मिलता है, एक सिमिलर लाइन आ रहा है फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गिनिया, उसके साथ मीट कर जाता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि लाइन ऑफ डॉट्स जो है कंसाइड कर रहा है विथ मिड ओशियनिक रीजेस, ठीक है। तो एक शेडेड बेल्ट दिखाया गया है, जो एक जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है, जो कंसाइड कर रहा है अल्पाइन हिमालयन सिस्टम से, ठीक है, एंड द रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। अब जो अर्थक्वेक का जो इन जनरल जो फोकाई होता है ना, फोकस का पूरा फॉर्म फोकाई, वो हमारा पाया जाता है इन द एरियाज ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस, और ये पाया जाता है एट शैलो डेप्थ्स, जबकि ये पाया जाता है अलोंग अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ द पैसिफिक। और ये जो अर्थक्वेक्स है वो हमारे गहराई में, ओशन के डीप में अकर करते हैं। तो मैप ऑफ वोल्केनोज ये दिखाता है कि इनमें एक सिमिलर पैटर्न है। तो रिम ऑफ पैसिफिक जो है उसका हम एक दूसरा नाम भी है उसका, उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ड्यू टू द, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट हैं इन द एरिया, इसलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज से हमें काफ़ी जो है इंफॉर्मेशंस मिले, जो हमें वैगनर के समय में जो अवेलेबल नहीं थे, जब वैगनर ने कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। तो इसमें से कुछ विशेष तौर पे जैसे मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशियनिक रीजन्स, इन सब ने से हमें फॉलोइंग फैक्ट्स रिवील्ड हुए। चलिए उसे देख लेते हैं कि मिड ओशियनिक रेंज के अलोंग, ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रेंजेस जो है वोल्केनिक एरप्शन एक कॉमन गतिविधि है। वोल्केनिक एरप्शन कॉमन है अलोंग द मिड ओशियनिक रेंजेस, जिससे कि बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो है वो उस
एरिया के सरफेस पे जमा हो जाता है। अच्छा, अब मिड ओशनिक रेंजेस के जो दोनों साइड हैं उसके उससे इक्विडिस्टेंट पर जो रॉक्स अवेलेबल हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो सिमिलरिटीज उनमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि उनके पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, जो इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम अदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस। जो रॉक्स क्लोजर है मिड ओशनिक रीजेस के, उसमें जो पोलैरिटी है वो नॉर्मल है और वो सबसे यंगेस्ट है। तो एज ऑफ द रॉक जो है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे हम क्रिस्ट से दूर चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप क्रिस्ट से दूर जाइएगा वैसे वैसे एज ऑफ द रॉक्स बढ़ता जाएगा। ओशियनिक क्रस्ट रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा यंगर हैं देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। एज ऑफ द रॉक्स जो ओशियनिक क्रस्ट में पाए जाते हैं वो 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं है, बल्कि कुछ कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशंस जो हैं वो तो 3200 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है। इससे ये पता चलता है कि हमारा ओशियन क्रस्ट रॉक्स वो यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। सेडिमेंट्स जो ओशियन फ्लोर पे हैं वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत थीन है। साइंटिस्ट ने सोचा था कि ओशियन फ्लोर जो है वो उतने ही पुराने हैं जितने कि कॉन्टिनेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी हमें जो सेडिमेंट कॉलम मिला है वो कोई भी सेडिमेंट कॉलम जो है हमारा 200 मिलियन ईयर से पुराना नहीं मिला है। डीप ट्रेंचेस में जो अर्थक्वेक अकरेंसेस हुए हैं वो उनका फोकस काफ़ी गहराई में पाया गया है, लेकिन वहाँ हालांकि मिड ओशनिक रीज एरियाज में जो अर्थक्वेक का जो फोकी है वो शैलो डेप्थ से मिला है, कम गहराई में मिला है। तो इन फैक्ट्स और डिटेल एनालिसिस के बाद मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स जो हमें पाए जाते हैं मिड ओशनिक रेंज के दोनों साइड, हेस जो है वो इन 1961 उन्होंने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हेस ने आर्ग्यू किया कि ड्यू टू कांस्टेंट इरप्शन, ज्वालामुखी का जो ये हो रहा है फूटना, द क्रेस्ट जो है ऑफ ओशियनिक रीजेस क्या हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है कि ये रप्चर कर रहा है ओशियनिक क्रस्ट को। इससे हमारा ओशियनिक क्रस्ट जो है वो टूट रहा है और उसके बाद क्या होता है, न्यू लावा वेजेज इनटू इट, और नया लावा उसको ढक लेता है और ये पुश कर देता है ओशियनिक क्रस्ट ऑन द अदर साइड। तो दस हम कह सकते हैं कि ओशियन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अब यंगर एज जो है ओशियनिक क्रस्ट का, और साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जो एक स्प्रेड हो रहा है वन ओशियन, है ना, ओशियन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है सी फ्लोर, और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो उसका यंगर एज। तो इससे ये पता चल रहा है कि इससे जो दूसरा चीज है वो श्रिंक नहीं कर रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट काउज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर, श्रिंकिंग ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। तो इसके कारण जो हेस है उसको सोचना पड़ा अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। मतलब हो सकता है ओशियनिक क्रस्ट जो है वो कंज्यूम हो रहा है ना। तो उसने फिर से ये चीज़ मेंटेन की कि ओशियनिक फ्लोर जो है वो पुश कर दी जा रही है ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट द क्रेस्ट, है ना, और ये ओशियनिक फ्लोर जो है वो सिंक डाउन हो रहा है एट द बॉटम, एट द बॉटम इन द ओशियनिक ट्रेंचेस, और उसके बाद ये कंज्यूम हो जा रहा है ओशियन फ्लोर। ठीक है, तो फिगर 4.3 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एक डायग्राम दिया गया है। ऑर्गेनिक ओशियनिक स्प्रेडिंग रिज देखिए, एस्थेनोस्फेयर, हॉटस्पॉट, है ना, ओशियनिक क्रस्ट, लिथोस्फेयर, सब इसमें डायग्राम में बताया गया, इसको देख लेना है एक बार। अच्छा, अब आगे लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स।